सलीम सिचवानी साहब तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। सलीम साहब, आप कैसा देखते हैं? आप इत्तफाक करेंगे जुल्फ़िकार साहब की बात से कि जमहूरियत का हुस्न है कि इसी तरह से हंगामा खेज इजलास रहें? देखें, वो मस्बत जो है ना वो होनी चाहिए, न कि जिस तरीके की इस वक्त फाशिस्ट हुकूमत मुसल्लत है कौम के ऊपर। और जिस तरीके से आप देख लें कि इस वक्त भी हमारे बहुत से पार्टी रहनुमा, हमारे पार्टी लीडर और हज़ारों कारकुन जो हैं इस वक्त पाबंद सरासल हैं और एक मुकदमे में छूटते हैं, दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार हो जाते हैं। जब इस तरह का आमराना माहौल जो डिक्टेटरशिप दौर में होता है, ये माहौल, उस माहौल में अगर इस तरह के माहौल के अंदर में अगर ये हुकूमत चलाएंगे तो नेचुरली बात है कि वो हुकूमत कैसे अपोजिशन बर्दाश्त करेगी। कोई भी हुकूमत होगी, इसकी जगह पे अगर ये मुंतखब आवाम की हुकूमत होती तो वो मुंतखब आवाम के फ़ायदे के लिए बात करती है। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि सदर पाकिस्तान जो है वो सदर पाकिस्तान नज़र नहीं आए, वो पार्टी के रहनुमा नज़र आए। अच्छा। तो जब वो हैं पार्टी के, अपनी पार्टी के हैं, वो सदर पाकिस्तान तो हैं ही नहीं, फॉर्म 47 के सदर हैं, तो वो फॉर्म 47 के हिसाब से बात करेंगे। तो इसी हिसाब से इनकी तकरीर थी। और आप देख लें खान साहब के ऊपर इन्होंने जो लंबे लंबे शीशे लगा दिए और खान साहब को जो वकला और जो साफियों से दूर करने के लिए जिस तरीके की इन्होंने हरकतें की हैं जेल के अंदर में, वो उस तरह की हरकतें आमरीत के दौर में होती हैं। और ये अपने आप को इनको जमहूरी हुकूमत कहना जमहूरियत की तौहीन है। इनको किसी भी लिहाज से ये जमहूरी हुकूमत नहीं है। सलीम साहब, ये जो पीटीआई के जो आपके रहनुमा, ये बयानात का क्या सिलसिला चल पड़ता है? अचानक से सारी चीजें स्मूथ चल रही होती, अचानक ही कोई एक शेर अफजल साहब का बयान आ गया और वो फिर एक दूसरे की वो तरदीद और तायीद, ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। तो ये जो बयानात का सिलसिला है, ये पार्टी पॉलिसी को सामने रख के क्यों नहीं दिया जाता? ये इतना मुख्तलिफ क्यों, ये डायरेक्शन इतनी अलग क्यों चली जाती? क्या वजह है इसकी? देखें, पार्टी पॉलिसी अपनी जगह पे होती है और मगर इजहार राय की आज़ादी को प्रकटगन तो नहीं है हमारी पार्टी में कि आप अपनी राय नहीं दे सकते हो। उनकी जो जाती राय है उन्होंने बयान की, तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है। पार्टी की जो राय है, पार्टी ने अपना मौक़िफ़ दे दिया कि भाई ये इसकी जाती राय है। ठीक है, उन्होंने खुद भी कहा है, वैसे उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि मेरी जाती राय है, मैं पार्टी के उस पर नहीं। ठीक है, लेकिन इससे पार्टी पे नहीं असर पड़ेगा? जब रशिया से, ईरान से, इंडिया, चाइना सस्ता पेट्रोल ले रहे हैं, ठीक है, और पाकिस्तान नहीं ले रहा है, तो ऑटोमेटिक आवाम के जहनों में एक ख्यालात आएंगे कि आखिर क्या वजूहत है, इनको वहाँ से किकबैक मिलनी है, जो महंगा पेट्रोल वहाँ से ले रहे हैं, मगर जो पड़ोस में से सस्ता पेट्रोल मिल रहा है वहाँ से नहीं ले रहे हैं। तो ये तो अंडरस्टूड ख्याल है। और ये इस तरह की किकबैक तो वाज़ेह तौर पर ली जाती हैं और ये कोई नई बात नहीं है। तो जब किसी के मफादात के ऊपर ज़रब आती है तो वो इन्वॉल्व भी हो जाते हैं। इस पर मैं ज़्यादा तबसरा नहीं कर सकता, मगर किकबैक तो हैं इसके अंदर पेट्रोलियम की मद में, जिसके फ़वाइद उठा के पेट्रोलियम की एक इंपोर्ट को जो है ज़्यादा से ज़्यादा किया गया। इसी वजह से जनरेटर लगाए गए, इसी वजह से जो है पेट्रोलियम के डीजल से चलने वाले जनरेटर लगाए गए और जो $5 अरब की पेट्रोलियम की इंपोर्ट थी, इसको $30 अरब तक ले जाया गया। IMF की तरफ से कह दिया गया कि जी महंगाई अब कम होने वाली है, रिपोर्ट जारी कर दी गई और आउटलुक रिपोर्ट जो जारी की गई है सामने है, और बेरोजगारी खत्म हो रही है। तो कहीं पे नजर आ रही है आपको अभी फिर नया कर्जा मिलने वाला है, तो कुछ बेहतरी आ सकेगी मुल्क में? देखिए, बेहतरी तो आनी चाहिए, मगर आपको बेहतरी आती हुई नजर नहीं आ रही है। IMF से बेहतरी आएगी तो ये मुमकिन नहीं है। बेहतरी आएगी जब आप अपने आप को डेवलप करोगे। अब आप अपनी ज़राअत को डेवलप करेंगे, हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करेंगे, तो बेहतरी आएगी। और ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि आप सामने देख लें, अभी आपके सामने गंदम की इतनी बेमिसाल फसल हुई है और किसान बेचारे दरबदर है कि सोच रहे हैं कि अगले साल हम फसल ही ना लगाएं। ये किसान दुश्मन हुकूमत है, ये अवामी इंडस्ट्रीज की दुश्मन हुकूमत है, ये कौमी जो इंडस्ट्री है उनकी दुश्मन हुकूमत है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां इनको चाहिए जो यहाँ पे आके खर्च करें और रुपए में कमाएं और डॉलर में ले जाएं और उनको किक्स बेचते हैं। तो इस तरह की हुकूमत कभी मुल्क के फायदे की हुकूमत नहीं हो सकती जब तक कि वो पाकिस्तानी कौम का न सोचे। आप देख लें, 3900 रुपीज़ की जो गंदम की कीमत मुकर्रर की थी, आज किसान मजबूर है 3200, 3300, 3400 रुपये में। हुकूमत पंजाब ने अपने हाथ ऊपर कर लिए, उनसे नहीं ले रही है और ऊपर से वो तंदूर वालों पे दबाव डाल रही है कि आप सस्ती रोटी भेजो। नान भाइयों ने तो सस्ती रोटी, अभी नान भाइयों का फैसिलेट करें ना, आप बिजली सस्ती कर दें नान भाइयों की,
आप जो है डीजल सस्ता कर दें किसानों के लिए, गैस सस्ती कर दें, किसानों को डीजल की मदद में सब्सिडी दें, किसानों को आप जो है वो दीगर आलात की मदद में सब्सिडी दें, तो वो गंदम की कीमत वहां से ऑटोमेटिक कम होगी और वो आवाम को आटा सस्ता दे दें। आटा सस्ता उसी वक्त हो सकता है जब तक हम अपने आप को डेवलप ना करें। हम अपने आप को डेवलप करने के लिए तैयार नहीं, हम अपने आप को डुबो रहे। ये फॉर्म 47 वालों से हम ये उम्मीद करेंगे, तो आखिर इस क्या हम फॉर्म 47 वालों से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे? वो आवाम का कैसे सोचेंगे? वो तो उनका सोचेंगे जो उनको लाए हैं, वो सिर्फ उनका सोचेंगे जो उनको लाए हैं। उनको पब्लिक की क्या जरूरत है? पब्लिक ने तो उनको वोट दिए नहीं है, तो पब्लिक का सोचेंगे भी नहीं। वो सिर्फ उनका लाने वालों का सोचेंगे, उन्हें इंटरनेशनल माफिया और जो हमारी नेशनल माफिया उनका सोचेंगे कि जो उनको लेके आई है। बाकी तो वो आवाम का सोचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सलीम साहब, अभी तो बड़ी बाशऊर आवाम है, वो उसको भी तो ये सारी चीजें पता चलेंगी जो आप बोल रहे हैं। भेज दिए, एयरपोर्ट भेज दिए, उन्हें पूरा मुल्क तो बेच रहे हैं ये, और बेच के गुजारा कर रहे हैं। तो ये मुल्क को बेचने के लिए आए हैं, आवाम को निचोड़ने के लिए आए हैं। आवाम के मफाद के लिए कोई काम आपको होता हुआ नजर नहीं आएगा। आवाम की इकोनॉमी बेहतर हो ऐसा कोई एक काम आपको नजर नहीं आएगा। जिन लोगों के ताउन से हुकूमतें बनती हैं उनका तो ख्याल रखना पड़ेगा ना इनको। ऐसे ही लोगों के ताउन से हुकूमतें बनी हुई हैं, ये जो मौजूदा हुकूमत वो ऐसे ही लोगों के ताउन से बनी हुई है। जो अवाम दुश्मन लोग हैं उनके ताउन से हुकूमत बनी, तो नेचुरली बात है वो अवाम दुश्मनों का ख्याल रखेंगे। इसी वजह से वो खुलेआम दंदनाते हुए फिर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। और आप देखें बल्दियात के जो काम हैं वो हो रहे होते हैं, उसके लिए पैसे मौजूद हैं। एमपीए साहब हैं वो भी बल्दियात के कामों में लगे हैं, उनको भी सड़कें बनानी है, उनको भी गटर लाइनें बनानी है। अरे भाई आपका काम है सूबे की मईशत कैसे बेहतर हो, सूबे की आवाम में तालीम किस तरह बेहतर हो, सूबे की आवाम की इकनॉमी किस तरह बेहतर हो, आपको उसके लिए काम करना है। उसकी बजाय वो सड़कों की और दीगर तामीरात में लगे हुए। हमारे MNS को देख लें, वो भी इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि कहाँ से फंड आएगा, कहाँ सड़कें बनानी है, हमको यहाँ सड़कें बनानी है, यहाँ सेवरेज करना है। ये तमाम जो है MNS, ये तमाम MPAs, ये तमाम सेनेटर्स तो कौम के ऊपर बोझ बने हुए हैं। सलीम साहब, ये निजाम में तब्दीली की जरूरत है, जिसमें निजाम में तब्दीली की जरूरत है। और ये सिस्टम पार्लिमानी ये मुल्क में नहीं चल सकते। मेरी जाती राय है, इसको मेरी जाती राय ठीक है आपकी जाती राय। लेकिन सलीम साहब देखिए, तरक्याती फंड्स तो अलग होते हैं, तरक्याती काम तो होंगे ना, रोड भी बनेगी। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, बल्दियात के जिम्मे के काम है जो बल्दियाती इदारों को करने चाहिए। कराची मेगा सिटी और सेवरेज सिस्टम ही नहीं है, आप ये भी तो देखें ना। कराची के अंदर में बेहतरीन सेवरेज सिस्टम नालों का मौजूद है, जिसको जानबूझ के पामाल किया गया। सेवरेज सिस्टम थोड़ी, वो तो बरसाती नाले हैं जिनमें सेवरेज की लाइनें डली हुई है सारी। बेहतरीन वो सेवरेज नाले बरसाती भी हैं और वो भी हैं, दोनों मौजूद हैं, दोनों मौजूद हैं। उसको अगर पुराने अगर ये नक्शे निकालें तो एक MQM दौर के अंदर उस खातून ने जिसने कराची के नक्शे निकाले तो उसका मर्डर भी कर दिया गया था, क्योंकि इससे कराची का मसला हल हो जाता था। अगर आप देखें इस तरह के वाक़या जिस शहर में हो रहे हो और बर्बाद किया जा रहा हो शहर को, तो फिर किस तरह आगे बढ़ेगा ये शहर और उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? अभी नक्शे निकालें आप पुराने देखें, बेहतरीन सेवरेज का सिस्टम के नक्शे मौजूद हैं हमारे पास, मगर उसको इस्तेमाल में नहीं लिया जा रहा, बल्कि गटर लाइनें डाल के जो है ना आपकी भी तो 3.5 साल हुकूमत रही है सलीम साहब, आपने देखे ना। सिंध गवर्नमेंट हमारे पास नहीं थी, पहली बात ये सिंध गवर्नमेंट हमारे पास नहीं थी, न सिंध की बल्दियात हमारे पास तो था आपके पास, न सिंध गवर्नमेंट थी। आपको पता कि हॉक्सबे वगैरह पे जो कोशिश की गई कि हॉक्सबे पे जो सयाती मरकज बनाया जाए एक सिंध का, तो वो भी नहीं करने दिया गया। तो अब जो 18वीं तरमीम की बात है, बहुत से इख्तियारात इनके पास फुल पावर है। वो चाहे तो सूबे को माशी तौर पे, तालीमी तौर पे पाकिस्तान का बेहतरीन सूबा बना सकते हैं, मगर नियतें हो तो ना, नियतें सिर्फ ये बड़ी बड़ी बातें करनी है। तो आप खैबर पख्तूनख्वा इसका मतलब बन सकता है वैसे। खैबर पख्तूनख्वा आप जाएं, खैबर पख्तूनख्वा में अल्लाह की रहमत से वो काफी बेहतरीन। अभी आप देख लें कि जो गाड़ियां वहां के मिनिस्टर ने ली तो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम चीख पड़ी, जो PTI के वर्कर्स थे वो चीख पड़े कि गाड़ी कैंसिल हुई, और वो गाड़ी खातून ने जो ली थी वो उनको कैंसिल की गई और वो नहीं लेने दी। और यहाँ पंजाब में आप देख लें, टायरों पे करोड़ों रुपए खर्च हो गए, गाड़ी के टायरों पे करोड़ रुपए खर्च हो गए। तो इस तरह की गवर्नमेंट है जो टायरों पे करोड़ों रुपए खर्च करेंगी, तो वो किस तरीके से चलेंगे? वहां पे सब्सिडी दी गई है और नान भाइयों की हड़ताल नहीं हुई, और यहाँ पे इन्होंने नान भाइयों को कुछ सब्सिडी नहीं दी और नान भाइयों के ऊपर थोप दिया कि सस्ता करना है आपने डंडे के जोर पे, और किसानों को रुला दिया कि 3900 की गंदम आपको जो 3200 में बेचने पर बेचारों को मजबूर कर दिया गया। अब बताओ अगले साल कौन गंदम की फसल डालेगा? होश के नाखून लें, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को होश के नाखून लें। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बोलते हुए भी शर्म आती है इसको कि इस तरह के किसान दुश्मन जो पॉलिसियां जो बनाने वाले मुल्क दुश्मन। ये जो हमारी ऑपोजिशन है
ये हुकूमत के लिए कोई चैलेंज बन जाएगी, कोई टफ टाइम देगी, कोई टेढ़ी खीर साबित होगी, या फिर वो फ्रेंडली ऑपोजिशन का रोल आ जाएगा? मैं इनके मसले के हल का और ज्यादा बेहतर हल, ठीक है, चले आप भी बेहतर हल जरूर होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए हमारी जमीन जो है वो एक बहुत ही अच्छी ज़रूरी जमीन है। अगर आप उसको एनालाइज करेंगे तो एशिया की सबसे बेहतरीन जमीनों में इसका शुमार होता होगा, बेशक। मगर फी एकड़ पैदावार हर साल इसकी कम होती जा रही है। अभी जरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने इसका हल निकाला है, उन्होंने हाइब्रिड गंदम बना ली है और 1 एकड़ में 90 मन जो है वो गंदम पैदा होगी। आज से 25 साल पहले एक बच्चे ने, इंटर के एक बच्चे ने एक इतना सा प्लांट बनाया था और उसके अंदर 5 किलोवाट के उसने बिजली का बनाया था, थर्मल और बारी पानी से बनने वाला, हेवी वाटर से बनने वाला, और वो बोला एक ही दफा का एक्सपेंस है, इसके बाद में फ्री बिजली बनाएगा। अच्छा। और अगर मेरे साथ में कुछ साइंटिस्ट मिलके और मेरे साथ में करें तो मैं इनको और बड़ा जनरेटर जो शहरों का तक का मसला हल करते हैं हम बना सकते हैं। वो पानी से चलने वाली गाड़ियां जो वो एक दफा खबर आई थी, हमारे सिर्फ जाया जाते हैं। ये जो जरा यूनिवर्सिटी का जो टैलेंट है इससे फायदा नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि ये हुकूमत नहीं है जो फायदा उठाए इनसे, ये हुकूमत ऐसे लोगों की जो टैलेंट जाया करते हैं। अभी एक इंटर के बच्चे ने कीबोर्ड से गाड़ी चलाई है। हमारी एक बच्ची ने 16 साल, ये भी टैलेंट है। 16 साल की उम्र में कनाडा के अंदर इसने वो फार्मूला बनाया कि अगर उस फार्मूले को आप अपनी गाड़ी के अंदर अप्लाई कर लें तो आपकी गाड़ी दुनिया की 23 तरीन कारों में शुमार हो जाएगी। अगर उसको आप अपने एरोप्लेन में अप्लाई कर लें तो दुनिया के 23 तरीन एरोप्लेन में शामिल हो जाएगा। सुपरसोनिक जी, इस तरह की इसने बनाया था। हमारा इंतजार कर रहे थे कि कब हमारी हुकूमतें उस बच्ची को बुलाएंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे और उसको अपने मुल्क में आने की दावत देंगे और उसको यहीं पे सेटल करके उसको मराते देखें, इसकी सलाहियतों से फायदा उठाएंगे, मगर नहीं उठाया गया, जाया गया। हमारे यहाँ पे टैलेंट जाया करने की रवायत है। हमारी जमीनें बर्बाद हो रही हैं, उनकी फी एकड़ पैदावार कमी हो रही है, किसी को परवाह नहीं है। हमारी वो फसलें जो हम इंपोर्ट करने की पोजीशन में होते हैं, आज वो हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में होते थे, वो आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं। आपके सामने टमाटर, प्याज, ये इस तरह की फसलें थी जो बाहर बेचने की पोजीशन में होते थे। सेम थोर की जमीन पे एक बच्ची ने कुछ ऐसी चावल की फसलें उगा ली थी जो सेम थोर की जमीन पे वो फसल पैदा कुछ ये खबर इस तरह की आई थी, कराची यूनिवर्सिटी की आई थी। 90s के अंदर में लाहौर की मैं आपको बता रहा हूँ, कराची वाली मेरे इल्म में नहीं है। 90s के अंदर में एक यंग लेडी जो तकरीबन एज 25 के करीब होगी, वो पीएचडी करके आई थी। अच्छा। वो पीएचडी करके जब यूनिवर्सिटी अपने रिसर्च सेंटर में जॉब पे आई तो उसने वहाँ पे बातों के दौरान में एक बड़ा अनोखा दावा किया, बोला मैं बंजर ऐसा बीज बनाऊंगा जो बंजर जमीन के अंदर भी गंदम बनाएगा और पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क होगा गंदम। अच्छा। उस वक्त वो 15 साल तक वो मेहनत करती रही उसके ऊपर, और 15 साल के बाद जब इसको कामयाबी हुई तो उसी टाइम पे जो है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई हुई थी। इनको अपने किसी चहीते को रिसर्च सेंटर में बड़ा बनाना था, तो उन्होंने कहा भाई क्या, बोले भाई यहाँ पे तो जगह नहीं, अच्छा ठीक है एक और बना लो। नवाजना था इनको, एक और बना लिया कभी। अब सामान कहाँ से, वो जो उसने सारा रिसर्च करके सेटअप तैयार कर रहा हो तो सारा सामान इसका और दीगर सारा पूरे रिसर्च सेंटर का सामान उठा के ये लोग वहाँ चले गए। वो कितने दिनों तक वो रोती रही और उसके बाद बैरून मुल्क चली गई। हमारे यहाँ पे ये टैलेंट जाया करने की रिवायतें हैं, क्योंकि मुल्क के लिए तो है ही नहीं ये लोग। ये लोग सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान को किस तरह बर्बाद करें, पाकिस्तान को किस तरह तनज़ुली की तरफ ले जाएं, किस तरह एस्टेब्लिशमेंट जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है उसकी ख्वाहिशात की पैरवी करें और बैरून मुल्क में अपने अकाउंटों में पैसे डलवाएं। इन चीज़ों के उनको पेमेंटें मिलती हैं, जो इस तरह का हमारा टैलेंट जाया होता है उसकी कीमतें मिलती हैं, उनको उनके अकाउंटों में पैसे जाते हैं। इस तरह टैलेंट जाया नहीं किए जाते जिस तरीके से बेदर्दी से और बेगरती से बड़ी जरखेज जमीन है हमारी, हमारा टैलेंट जाया किया जाता है, हज़ारों हमारे टैलेंट याफ्ता। अब मेरे सवाल का जवाब भी दे दें आप, वो ऑपोजिशन वाले का, ऑपोजिशन कैसी है आपकी ये भी बता दें। देखिए अपोजिशन हमारी फार्म 45 की है और हम पे मुसल्लत है फार्म 47 वाले हैं, और हमें उम्मीद है जिस तरीके से जजेस अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए जजेस आज बोलने लगे हैं, हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह मजीद भी जजेस बोलेंगे और फार्म 45 वाले बहाल होंगे और ये फार्म 47 वाले प्राइम मिनिस्टर और फार्म 47 वाले वजीर आला और फार्म 47 वाले सदर मुल्क के सारे जाएंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह आज आपने सीटियां बजाई हैं और बाजे बजाए हैं तो आप ये कंटिन्यू करेंगे? असेंबली में सीटें और बाजे जो है वो नहीं बजाने चाहिए, शोर शराबा, और ये आईनी हक है और वो होना चाहिए। ठीक।
लेकिन इस तरह की हरकतें मुनासिब ये बच्चों वाले काम है, कम सीटियां और बाजे बजाएं इमेज, के अंदर, ये नहीं होना गैर चाहिए। संजीदगी वाली चीजें हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। ये मेरी राय है, बाकी दीगर की राय मुख्तलिफ हो सकती अच्छा, है। आप सलीम साहब ने वो बात पकड़ ली, वो कहते हैं हर चीज में कहते हैं ये मेरी राय है, पार्टी की पॉलिसी पार्टी जो हो की आपकी राय भी इससे अलग हो सकती है। दीगर लोगों सलीम साहब ये मुझे बताइएगा, ये सदर जरदारी साहब ने जो ये बात कही है कि मुज़ाकरात करने चाहिए और मिल बैठना चाहिए, मुफाहमत होनी चाहिए, ये कौन से मुज़ाकरात के बात करें? ये वही कि पीटीआई और दीगर जो जमातें हैं वो बैठे हैं मिल के मुज़ाकरात करें, ये उनकी तरफ इशारा है? कैसे देखते हैं? इशारा किस तरफ है उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इनका इशारा सिर्फ इसी तरफ हो सकता है कि आओ मिलके खाएं, और पीटीआई जो खान साहब हैं वो उससे हटकर पॉलिसी है इनकी। वो अगर इनके मुज़ाकरात में सीरियस हैं, संजीदा हैं, तो वो आए, दावत दें सबको। मैंने पहले भी कहा था कि आए, करप्शन मिलके ख़त्म करें, आए, और जो असल अवाम के हकदार फॉर्म 45 वाले हैं, जहाँ जहाँ पे दांधली हुई है उसके लिए हम मिल के बैठ के बात करें और मामले को अफ़वाम और तफ़हीम से जो है वो हल करें। तो आप देख लें, इस तरह की कोई दावत नहीं दी जाएगी, सिर्फ एक अवाम को मैनिपुलेट करने के लिए ये बातें की जाएंगी कि अफ़वाम और तफ़हीम हो, ये हो। अफ़वाम और तफ़हीम हो क्यों नहीं हो, होनी चाहिए, मगर उसके लिए मस्बत बातें भी होनी चाहिए, मस्बत आरा भी होनी चाहिए कि भाई इस पॉइंट के ऊपर हम करेंगे, पाकिस्तान से करप्शन के खात्मे के लिए बात करेंगे, इलेक्शन में धांधली ना हो, आइंदा ना हो, और इस इलेक्शन में जो धांधली हुई उसमें जो धांधली ज़्यादा है उनको बाहर करें, तो आए, कौन इनकार करेगा उनको? कोई इनकार नहीं करेगा। करप्ट लोगों को लटकाया जाए तो फिर कुछ हो सकता है। देखिए, करप्ट लोगों को सजा देना अदालतों का काम है, वो एक अलग मसला है, मगर करप्शन ना हो उसके लिए तो बातचीत हो सकती है ना, किस तरह के कवानीन बने कि करप्शन ना हो, किस तरीके से जो है वो धांधली। अब देख लें, इलेक्शन में धांधली के लिए उन्होंने पहले ही राह हमवार की, ईवीएम मशीन खत्म करके। तो धांधली ज्यादा माहौल इनको चाहिए, इनको सूट करता है, क्योंकि इनको आवाम को पैसा लूटना होता है, इनको अपने पैसे इंटरनेशनल माफियाज के पास रखना है उनको। आप IMF की जो दीगर ब्रांचें हैं ना, उनकी बैंकों में इनके पैसे पड़े हुए हैं। तो ये पैसे जो पाकिस्तान के, जितने पाकिस्तान को उसने कर्ज नहीं दिया उससे कई गुना ज्यादा IMF की दीगर बैंकों के अंदर पैसे पड़े हुए, पाकिस्तानी कौम के गरीबों के खून निचोड़े हुए पैसे। आवाम के जो आज हाल है, जो अब गाँव में जाए, जो जिस हाल में लोग रह रहे हैं, जिस तरह कपड़े के घरों में गर्मी के अंदर जिस माहौल में वो रह रहे हैं, वो शर्म आनी चाहिए। आज पाकिस्तानी 75 साल के बाद ये लोगों को इस माहौल के अंदर रख के बैठे हुए हैं, उन हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए जो लूट के पैसे वहाँ बैठे हुए हैं। उनको ये असल में इनकी मेंटलिटी है ना, उनको मरना ही नहीं है, ये तो ताहयात आए, मरना और जीना तो खाली हमारे लिए, इनको मरना नहीं है, अल्लाह को जवाब नहीं देना। अगर इनकी सोच होती है हमें मरना है, हमें अल्लाह को जवाब देना है, तो इस तरह के काम वो कभी ना करते। लोगों को 9 मई को जो मारा गया, 69 लोगों को, 100 से ज्यादा 69 लोगों को जख्मी किया गया। और अल्ताफ हुसैन का कंपैरिजन आप कर रहे हैं, अल्ताफ हुसैन साहब ने मुसल्ला वारदातें की थी, उनकी मुसल्ला पैनल बहुत शुक्रिया सलीम सचवानी साहब, आपकी तशरीफ आवरी के नहीं है जो मुसल्ला है, और वो 69 लोग थे 9 मई को, जो भी बहुत जो कुछ भी किया वो सारे 69 थे, ये माइंड के अंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सलीम सचवानी साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए।